वेलकम बैक टू माय चैनल डीसी एकेडमी। और आज हम बात करने जा रहे हैं द प्रोनाउन के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि द प्रोनाउन और इसके काइंड्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगा और इसके जितने भी काइंड्स हैं उसको अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक, एक्सप्लेन करूंगा। आपको ये टॉपिक आसान लगता होगा, पर एक बार इसको आप मेरे तरीके से समझ लीजिए तो हो सकता है कि आपको ये और भी आसान लगने लगे। ओके, तो प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जिसका यूज हम नाउन के स्थान पर करते हैं। तो सबसे पहले कि आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि नाउन के जगह पे प्रोनाउन का यूज करते हैं, आखिर हम नाउन की जगह पे प्रोनाउन का यूज करते क्यों हैं? ओके, तो नाउन की जगह प्रोनाउन यूज करने का क्या रीजन क्या है, मैं उसके बारे में बता दूं। नियमता देखा जाए तो एक नाउन को एक ही सेंटेंस में या एक ही पैराग्राफ में अगर हम बार बार यूज करते हैं तो ये हमारे उस सेंटेंस की और उस पैराग्राफ की शोभा को बिगाड़ देता है। ओके, इसीलिए क्या कहा गया है कि नाउन की जगह पे आप प्रोनाउन का यूज कीजिए। यही एक रीजन है जिससे हम नाउन की जगह पे प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं। रीजन दूसरा ये भी है कि सपोज कीजिए कोई नाम छोटा हो सकता है लेकिन कोई नाम बड़ा भी तो हो सकता है। तो हम एक ही बड़े नाउन को हम कितनी बार लिखेंगे, इसलिए हमको बार बार वो नाम ना लिखना पड़े, तो हम उसके लिए प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये डाउट तो क्लियर हो गया कि नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज क्यों करते हैं। ओके, फिर देखिए, जैसे रमेश इज माई फ्रेंड, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, रमेश इज माई फ्रेंड। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया, या आप छोटे क्लास में जब होते हैं तो आप जब माई बेस्ट फ्रेंड पे ऐसे लिखते हैं, तो जैसे लिखा गया रमेश इज माई फ्रेंड, रमेश मेरा दोस्त है। अब उस एस्से में बार बार हम रमेश का नाम ना लिख करके किसका लिखते हैं? ही लिखते हैं कि ही इज माई क्लास फेलो, हिज पेरेंट्स इज अ डॉक्टर। जो भी लिखना होता है हम उसके बारे में लिखते हैं, लेकिन हम उसके जगह बार बार प्रोनाउन का यूज करते हैं। वो इसीलिए कि बार बार हम नाउन का यूज वहां करेंगे तो हमारे उस एस्से की शोभा बिगड़ेगी और हो सकता है कि हमारे टीचर जो है मार्क्स भी कम दे दें। ओके, तो अब हम आपको प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में बताऊंगा कि प्रोनाउंस के एक्चुअली में काइंड्स कितने होते हैं। ओके, आइए देखते हैं द प्रोनाउन एंड इट्स काइंड के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने काइंड्स के बारे में प्रोनाउन के पढ़ा होगा, कहीं पर आपने पढ़ा होगा कि प्रोनाउंस के 6 काइंड होते हैं, कहीं पर 7 पढ़ा होगा, कहीं पर 9 भी पढ़ा होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रोनाउन के एक्चुअली में 11 काइंड्स होते हैं। कौन से ऐसे दो प्रोनाउन है जो आपके सिलेबस से बढ़ गए हैं, आइए उसको हम देखते हैं। पहले तो मैं बता दूं कि नंबर 2 जो पॉजिटिव प्रोनाउन लिखा है और नंबर 11 जो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन लिखा है, ये दो प्रोनाउन शायद आपको इससे पहले जानकारी नहीं होगी या जानकारी होगी भी। तो आइए आज हम अपने तरीके से इसको समझते हैं और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन, नंबर 2 पॉजिटिव, फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, इंडेफिनिट, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो ये है हमारे 11 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन और इन 11 के बारे में एक एक करके सबके बारे में विथ एग्जांपल समझेंगे। कहीं मत जाइएगा, वीडियो स्किप करके देखने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज समझेंगे। मैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको बताऊंगा, जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव में रिलेशन होता है, दोनों एक ही जैसे होते हैं देखने में, पर उनका यूज कैसे अलग अलग हो जाता है। पॉजिटिव प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन से ही निकल कर आया है। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन जो आपने नहीं सुना था वो आज देखेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जो वर्ड का यूज होता है वो ही एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होता है। ओके, तो अब इन सब चीजों को एक एक करके आइए समझते हैं विद डिफिनेशन के साथ। ओके, पहले हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। तो पर्सनल प्रोनाउन को समझने के लिए मैंने एक चार्ट आपके सामने बनाया है जिसमें पर्सनल प्रोनाउन में आने वाले सभी प्रोनाउन मैंने लिख दिए हैं। जो प्रोनाउन का जो रूल होता है ना कहीं पर्सनल प्रोनाउन के ही अगल बगल में घूमता रहता है, यानी कि कुल मिलाकर के पर्सनल प्रोनाउन जो है प्रोनाउन का मेन सोर्स है। ओके, तो मैं बता दूं पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं और इसके अंतर्गत 3 तरह के पर्सन आते हैं, एक फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जैसे फर्स्ट पर्सन मैं हूं। ओके, मैं इसमें आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको कुछ समझा रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, आप सेकंड पर्सन हैं। और किसके बारे में बात कर रहा हूं? प्रोनाउन के बारे में पढ़ा रहा हूं, तो प्रोनाउन क्या हो गया? थर्ड पर्सन। ओके, इसी प्रकार से
फर्स्ट पर्सन को आई और वी कहा गया है, सेकेंड पर्सन को यू कहा गया है, और थर्ड पर्सन को ही, सी, इट और दे कहा गया है। इस चार्ट में ये जो प्रोनाउन लिखे हैं ये सब्जेक्ट रिजर्व पे यूज होते हैं, इसका मतलब ये हमेशा सब्जेक्टिव होते हैं। ये हमेशा ऑब्जेक्ट रिजर्व यूज किए जाते हैं, ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। और ये आपके पॉजिटिव होते हैं, ये अधिकार प्रकट करने के लिए, अपने के लिए प्रकट, अपने की अंग्रेजी ये होती है कह सकते हैं। ओके, आई सिंगुलर होता है, वी प्लूरल होता है, ही, सी, इट सिंगुलर होता है, और इन तीनों का दे क्या होता है, प्लूरल होता है। और यू भी एक सिंगुलर ही है, लेकिन हम इसका यूज प्लूरल भले ही करते हो, यू का प्लूरल जो है दाई भी बनाया गया है। ओके, तो ये है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में हमको बस इतना ही समझना था कि पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस, और ये पॉजिटिव केस। ओके, तो अब हम बात करेंगे अपने दूसरे हेडिंग की, जिसका नाम है पॉजिटिव प्रोनाउन। और इस प्रोनाउन को आपको अच्छे से समझना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इस हेडिंग को मिटा करके यहीं पर हम लिखते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन नंबर 2। अब इसी में मैंने इसलिए लिख दिया कि पॉजिटिव जो प्रोनाउन होता है ये पर्सनल प्रोनाउन का ही एक पार्ट होता है। ओके, अब देखिए प्रोनाउन का जो एक्चुअली डिफिनेशन क्या है कि ऐसे वर्ड जो नाउन के जगह प्रयोग किए जाते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। बात सही ना? यही तो मैंने कहा कि नाउन के जगह पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द ही प्रोनाउन कहलाते हैं। तो देखिए इस चार्ट में आपको इसको 2 पार्ट कर दिया है, एक तरफ लिखा है पॉजिटिव एडजेक्टिव, एक तरफ लिखा है पॉजिटिव प्रोनाउन। तो पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या अंतर है? तो सुनिए, आप एक बात बताइए कि एक सेंटेंस जैसे लिखा है दिस इज माई बुक, तो बताइए यहां पर माई क्या है? अगर आप बता रहे हैं कि माई प्रोनाउन है, तो फिर ये बताइए ऐसा कौन सा प्रोनाउन है जो नाउन के साथ आता है? ऐसा कोई भी प्रोनाउन नहीं हो सकता है जो नाउन के पहले यूज होता हो। हाँ, प्रोनाउन का यूज तो नाउन के जगह पर होता है, नाउन से पहले थोड़ा ना होता है। तो नाउन से पहले प्रयोग होने वाले शब्द हमेशा क्या होते हैं? वो एडजेक्टिव होते हैं। डिटरमाइनर्स हो सकते हैं, आर्टिकल्स हो सकते हैं, जो भी आप समझ लीजिए, लेकिन वो प्रोनाउन नहीं हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो आप सोच रहे हैं कि तो फिर क्या करें? तो अगर आपको प्रोनाउन यूज करना है तो हम कह सकते हैं दिस बुक इज माइन। तो यहां पर बुक के लिए क्या यूज हुआ है? माइन। ओके, तो माइन होता है प्रोनाउन, न कि माई होता है। ओके, तो माई क्या होता है? एडजेक्टिव, और माइन क्या होता है? प्रोनाउन। तो इस प्रकार से हम समझ लेंगे कि पॉजिटिव प्रोनाउन के अंतर्गत माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, दियर्स ये प्रोनाउन आते हैं। और जो पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज होता है वो अधिकार प्रकट करने के लिए तो होता है, लेकिन ये किसी नाउन से पहले लिख करके होता है इसका यूज। ओके, सपोज कीजिए कि जैसे कि आपका मोबाइल फोन सामने रखा है और किसी ने पूछा कि ये किसका मोबाइल फोन है, तो आप कहेंगे इट इज माइन, इट इज माइन। अब कहेंगे इट इज माइन मोबाइल, तो ये गलत हो जाएगा। इट इज माई मोबाइल कह सकते हैं, लेकिन इट इज माइन मोबाइल नहीं कह सकते हैं। सिर्फ आपको कहना होगा इट इज माइन, यह मेरी है। तो माइन का मतलब आप किसके लिए कर रहे हैं यूज? मोबाइल के लिए। मोबाइल एक नाउन है, मोबाइल के लिए यूज किया गया हुआ प्रोनाउन क्या है? वो माइन है। तो माइन को मिलाकर क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउन है। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं कि आपको पॉजिटिव प्रोनाउन समझ में आया। ठीक, सॉरी। तो आइए अब समझते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। ओके, तो देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं संकेत वाचक सर्वनाम। तो संकेत का मतलब होता है कि इशारा करना। अब किसी नाउन की ओर इशारा करने के लिए जिन शब्दों का यूज किया जाए वो होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे मान लीजिए कि हमारी किताब है, तो हमने कह दिया दिस इज माई बुक। ओके, तो हमने बुक की ओर इशारा किया है और बुक को ही दिस कहा है, बुक को ही तो दिस कहा है कि यह। और नाउन के लिए प्रयोग किया जाना शब्द क्या कहलाता है? प्रोनाउन। अगर वो मेरी किताब है तो दिस इज माई बुक, वही किताब अगर दूर है तो हम कह देंगे दैट इज योर बुक। यानी कि एक किताब पास में है, किताब दूर में है, तो पास वाली मेरी है और दूर वाली तुम्हारी है। तो दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, और दैट इज योर बुक यानी वह तुम्हारी किताब है। तो दिस का मतलब होता है नजदीक के लिए यह, और दैट का मतलब दूर के लिए, इसलिए हम वह कहते हैं और पास के लिए यह कहते हैं। दिस का प्लूरल दीज और दैट का प्लूरल दोज।
दीज आर माई बुक्स, यह किताबें मेरी हैं, दोज आर योर बुक्स। अब ये बताइए माई योर माई योर्स ये क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अब पॉजिटिव प्रोनाउन होता तो क्या होता है? दिस बुक इज माइन, दैट बुक इज योर्स। ओके, अब आते हैं, अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को समझ में आया तो हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की डिफिनेशन क्या लिखेंगे? इसका प्रयोग किसी नाउन की तरफ इशारा करने के लिए किया जाता है। ओके, फिर हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव को हिंदी में कहते हैं विभाग सूचक। बहुत ग्रामेरियन तो इसको प्रत्येकवाचक कहते हैं और ये सही भी है, इससे प्रत्येक का भाव प्रकट होता है। जैसे कि आइदर आ जाएगा, नीदर आ जाएगा, नन आ जाएगा, ईच आ जाएगा। अब ईदर माने होता है कोई एक, नाइदर माने होता है कोई भी नहीं एक। तो आइदर ऑफ यू कैन गो, तुम में से कोई एक जा सकता है, किसी एक के बारे में बात हो रहा। अब तुम लोग हो, तुम में से 2 3 या 4 कई लोग हो सकते हैं। अब तुम में से मैंने किसी एक लड़के के लिए कहा, और कोई एक लड़का, वो क्या है? नाउन है। नाउन के लिए मैंने क्या कहा? नाइदर। आइदर ऑफ यू कैन गो, तुम में से कोई जा सकता है। नाइदर ऑफ यू कैन गो, तुम में से कोई नहीं जा सकता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव। नन कैन काउंट द स्टार, स्टार्स, कोई भी नहीं तारे को गिन सकता है। तो देखते हैं ईच। अब ईच का यूज कैसे करेंगे? देखिए इसके अंदर ईदर, नीदर, नन और ईच, ये सब प्रोनाउन आते हैं। ईच ऑफ द बॉयज कैन कंप्लीट दिस वर्क। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ईदर, नीदर, नन और ईच, ये सभी प्रोनाउन ऐसे प्रत्येक का भाव प्रकट होता है। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 5 जिसका नाम है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन को कहते हैं परस्पर वाचक सर्वनाम। ओके, इसमें क्या होता है? ईच अदर और वन अनदर का यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ईच अदर और वन अनदर का यूज किया जाता है इसमें। अब ईच अदर मतलब होता है एक दूसरे से, एक दूसरे के प्रति, और इसका यूज दो लोगों के बीच में किया जाता है, बल्कि वन अनदर का यूज होता है 2 से अधिक लोगों में। जैसे कहा जाए 2 ब्रदर्स लव ईच अदर, 2 भाई आपस में प्रेम करते हैं। और अगर लिखा जाए द पीपुल शुड लव वन अनदर, द पीपुल शुड लव वन अनदर, यानी कि लोगों को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। तो देखिए यहां पर हमको रेसिप्रोकल में यही जानना है कि ईच अदर का प्रयोग 2 लोगों के लिए और वन अनदर का प्रयोग 2 से अधिक लोगों में किया जाता है। इसके अंतर्गत 2 ही प्रोनाउन आते हैं। देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफेटिव प्रोनाउन को। मैंने इस हिसाब से रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव और इंफेटिव को लिखा है क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफेटिव प्रोनाउन में बहुत ही गहरा संबंध होता है। वो ये होता है कि या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो या इंफेटिव प्रोनाउन हो, दोनों में सेल्फ या सेल्फ लगा करके हम इसको बनाते हैं। ये जैसे माई है तो माई सेल्फ, योर है तो योर सेल्फ, आवर है तो आवर सेल्फ, इसमें सेल्फ जोड़ दिए। हर है तो हर सेल्फ, हिम है तो हिम सेल्फ। सिंगुलर के लिए सेल्फ जोड़ते हैं और प्लूरल के लिए सेल्फ जोड़ते हैं। ओके, अब दोनों के यूजेस देखिए जरा ध्यान से। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है ये ऑब्जेक्ट का स्थान लेता है, ये ऑब्जेक्ट का स्थान लेता है, बल्कि इंफेटिव प्रोनाउन में ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। जैसे कि ही हैंग्ड हिमसेल्फ, देखिए इस सेंटेंस को, ये एग्जांपल मैंने दिया है, ही हैंग्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को फांसी लगा लिया। तो देखिए ये कार्य करने वाले हैं सब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट जिसको फांसी लगाया, और जिसको फांसी लगाया वो स्वयं को ही लगाया। तो इससे क्या होता है? स्वयं वाचक सर्वनाम भी इसको कहते हैं या निज वाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, तो ही हैंग हिमसेल्फ में हिमसेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ओके स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट का स्थान लेता है, ये जरा ध्यान दीजिएगा। और इंफेटिक में क्या होता है? दृढ़ता। जैसे कहा जाए ही हिमसेल्फ कैन डू दिस वर्क,
जरा इस एग्जाम्पल को समझिए कि वह स्वयं ही यह काम कर सकता है। तो यहाँ पे अर्थ क्या आ रहा है, स्वयं का अर्थ आ रहा है, ये कोई ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं बता रहा। ऑब्जेक्ट तो दिस वर्क है, और यहाँ पर हिमसेल्फ क्या है, सिर्फ दृढ़ता बता रहा है कि मेरे बातों में दृढ़ता है या उसके बातों में दृढ़ता है कि यह काम को वह कर लेगा। तो और इसके अगर एग्जाम्पल दें तो आप जरा देखिए, जैसे कहा जाए आई माई सेल्फ कैन डू दिस टास्क। ठीक, आई माई सेल्फ कैन डू दिस टास्क, मैं स्वयं ही इस कार्य को कर सकता हूं। तो यहां पर माई सेल्फ क्या बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ दृढ़ता बता रहा है। और यहां कहा जाए कि शी हाइड हरसेल्फ, उसने अपने आप को छुपा ली। तो सी एक सब्जेक्ट है, जिसको छुपाई वह स्वयं है, यहां पर ये ऑब्जेक्ट बन गया, इसका ये ऑब्जेक्ट ही तो है। ओके, तो इस प्रकार से रिफ्लेक्सिव और इंफेटिव प्रोनाउन हो जाता है समाप्त। उम्मीद करता हूं कि रिफ्लेक्सिव और इंफेटिव प्रोनाउन को आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन। तो देखिए इंडिफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए इंडिफिनिट प्रोनाउन से क्या होता है, इससे किसी निश्चित संज्ञा का बोध नहीं हो पाता कि कौन से संज्ञा के बारे में, किसके बारे में बात हो रही है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ व्यक्ति जो है महान पैदा हुए। अब सम से ये नहीं पता चल पा रहा है किसकी बात हो रही है, गांधी जी की बात हो रही है कि सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है कि नरेंद्र मोदी जी की बात हो रही है। सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग महान पैदा हुए। तो यहाँ पर सम क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि इससे कोई संज्ञा का बोध नहीं हो रहा है, अनिश्चय है कि किससे, अनिश्चित है किसकी बात हो रही है। वैसे ही समबडी, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली। समबडी स्टोल माय वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है। तो समबडी से नहीं पता चल रहा है कौन चुरा लिया। तो अब देखिए इसके अंतर्गत एवरीबडी, एवरीवन, नो वन, नन, समवन, ऑल, मैनी, एवरीथिंग, समथिंग, एनीवन, फ्यू, लिटिल और भी ढेर सारे प्रोनाउन इसके अंतर्गत आते हैं जो कि इंडिफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत माने जाते हैं। ओके, हाँ इंडिफिनिट प्रोनाउन ये तभी होंगे जब इसके साथ कोई नाउन ना आया हो। जैसे मान लीजिए सम बुक्स, तो सम और बुक्स आ गया, जैसे सपोज कीजिए जैसे सम बुक्स आ गया, कुछ किताबें। तो यहां पर फिर ये सम आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, यही आपका कुछ और ये बन जाएगा आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में कौन सा पार्ट होगा, ये एडजेक्टिव में आपको बताया जाएगा। ठीक, तो जो इंडिफिनिट जो भी प्रोनाउन है एज, इसको हम एडजेक्टिव भी कहीं कहीं यूज कर लेते हैं। ये बात को आप जरा ध्यान समझिएगा, ये आपका यहीं पर ये समाप्त नहीं हो रहा है। ये जितने मैंने प्रोनाउन लिखा है इसके साथ हो सकता है नाउन भी आ जाए। तो जब इसके साथ नाउन होगा तो आपका ये प्रोनाउन ना होकर के एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो आइए अब देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रोनाउंस को। तो आइए स्टूडेंट्स अब जरा रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को देखते हैं। तो देखिए रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं देखने में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के जैसे होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे हु रोड दिस लेटर, इस लेटर को किसने लिखा है, तो किसने के बाद कोई व्यक्ति का ही नाम आएगा सामने। ओके, तो जो कोई व्यक्ति होगा व्यक्ति के लिए तो हु का यूज किया गया है, और इसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए भी किया गया है। तो हु हुआ, व्हाट हुआ और हुम हुआ, ये तीनों प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं, इसलिए क्या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता जो है, ये दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। और ये देखिए, सॉरी, आई डू नॉट लाइक द बॉय, मैं उस ऐसे लड़के को पसंद नहीं करता हूं, या इस लड़के को पसंद नहीं करता हूं जिसने मेरी घड़ी चुराई थी। तो हु का यूज हुआ है इस लड़के के लिए, द बॉय के लिए। तो यहाँ पर दो सेंटेंस को जोड़ने का भी काम कौन कर रहा, हु, इसलिए ये क्या है, संबंध बता रहा है इस लड़के का। हु जो है इस लड़के से संबंध क्लियर कर रहा। ओके, तो हु एक क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। इसी प्रकार से आई फाउंड माई पेन विच, अब विच किसके लिए आया है, द पेन के लिए। ओके, हम विच का प्रयोग और हु का प्रयोग इंट्रोगेटिव में भी करते हैं। तो इंट्रोगेटिव का यूज तब होगा जब ये एक प्रश्न पूछने के लिए काम करता है, और यही जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं अगर दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं तो ये आपका कहलाता है रिलेटिव प्रोनाउन। यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ही रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है कब,
जब ये दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है तब। ओके, तो आइए अब समझते हैं, आइए देखते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है विस्मय, इसको हिंदी में विस्मय बोधक सर्वनाम कहते हैं, और इसका प्रयोग विस्मय सूचक वाक्यों में किया जाता है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में किया जाता है, जैसे कि व्हाट एन आइडिया, या फिर व्हाट अ ब्यूटीफुल द बिल्डिंग इज। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्हाट का यूज जो हुआ है वो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के अंतर्गत हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा प्रोनाउन और प्रोनाउन के जो काइंड्स हैं ये समाप्त हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, आप इसको पूरा देखिए, और जब तक ये याद ना हो जाए इसको बार बार आप देखिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा है तो लाइक जरूर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।